नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है रीट 2022 सेकंड लेवल का और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन को। और ये फोर्थ शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वह पेपर है। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर व उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। जो महावीर और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं लिखी गई थी वो गुजरात के कौन से स्थान पर लिखी गई थी। वल्लभी, लोथल, रंगपुर या भरूच, कहाँ पर लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी वल्लभी, जो वल्लभी है गुजरात में, वहाँ पर लिखी गई थी। और वल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन होता है, तब ये लिखी गई थी। और इसके अध्यक्ष देवदीगण थे और ये 512 से 513 के जो मध्य है ये द्वितीय जैन महासभा हुई थी। पहली जो जैन महासभा है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र और संप्रोति के द्वारा की गई थी और इसका बहिष्कार भद्रबाहु ने किया था। ये 300 ईसा पूर्व में जो प्रथम जैन महासभा थी हुई थी। और ये दूसरी में जो शिक्षाओं का संकलन किया गया था महावीर और उसके अनुयायियों की, ये वल्लभी में हुई थी गुजरात में। ये सभी क्षेत्र गुजरात में, लोथल, रंगपुर और भरूच ये सभी गुजरात के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग व्यवस्था थी, यह किस त्रिपिटक से पता चलता है। अभिधम्म पिटक से, सूत पिटक से, विनय पिटक से या इनमें से कोई नहीं। किस पिटक से स्त्री पुरुष के अलग रहने की व्यवस्था का पता चलता है। तो यहाँ पर जो विनय पिटक है उससे हमें ये व्यवस्था का पता चलता है। और अभिधम्म जो पिटक है, अभिधम्म पिटक में धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन दिए गए थे और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। विनय पिटक में जो भिक्षुओं के संघ संबंधी जो नियम थे ये बताए गए थे विनय पिटक में। उसी से संबंधित स्त्री पुरुषों के रहने की अलग व्यवस्था है, ये विनय पिटक में आती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सी नदियों ने, नदियों का पूछा है महाजनों पदों में यहाँ पर, तो यहाँ पर मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में योगदान दिया। गोदावरी, तुंगभद्रा, गंगा और सोन, चंबल, माही या कृष्णा गोदावरी। तो किसने दिया था, ये दिया था गंगा और जो सोन नदी थी, गंगा और सोन ने मगध के यातायात, जल परिवहन और जमीन को उपजाऊ बनाने में योगदान दिया, गंगा और सोन नदी। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी अस्मक जो महाजनपद था ये गोदावरी के तट पर जो स्थित था, गोदावरी के भारत के दक्षिण का ये महाजनपद था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा और देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये पाए गए थे। जो पाली भाषा है, पाली भाषा की अगर बात करें तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों का लेखन किया गया था पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उससे भूमि व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूल किए जाते। ब्राह्मणों को दान दिया गया जो भूमि थी ये भूमि अग्रभाग, अग्रहार, अग्रदान या भूमिदान। तो ये जो है वो अग्रहार भूमि कहलाती थी जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी। यानी यहाँ पर जो प्रयाग प्रस्तुति की रचना है वो तो की गई थी हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त के समय,
और इसकी भाषा पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में, पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में। तो किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में थी। जो प्रयाग प्रस्तुति है वो संस्कृत भाषा में थी। और अगर बात करें हम प्राकृत भाषा की, प्राकृत भाषा में जो कुवेदमाला थी उद्योतन शुरू की वो लिखी गई थी प्राकृत भाषा में। जो गौड़वोह है वाकपति राज के लिखी गई थी। और आचरांग सूत्र जैन धर्म के और कपूर मंजरी जो राजशेखर की थी ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य शासक, मौर्य सेनानायक द्वारा की गई? शुंग वंश की स्थापना पूछिए किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, अग्निमित्र शुंग के द्वारा, वसुमित्र शुंग के द्वारा या देवभूति शुंग के द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुष्यमित्र जो शुंग था उसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र जो शुंग है ये वृद्धरथ जो मौर्य शासक था उसका सेनापति था। वृद्धरथ का अंतिम मौर्य शासक था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र की रचना की थी कनिष्क का राजकवि बताना है। तो सौंदरानंद, अश्वघोष, शूद्रक या हर्षवर्धन? किसके द्वारा रचना की गई थी? तो ये जो है ये बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। ये कनिष्क के इसमें बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। सौंदरानंद, और ये सौंदरानंद जो है ये इसी की एक रचना है। किसकी? अश्वघोष की एक रचना है सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और एक सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम, गुप्त काल में इसने मृच्छकटिकम की रचना की थी। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा रचना की गई थी। और बाणभट्ट इसके जो राजकवि थे, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? मुगल प्रांतों में पेशकश, जागीर, मलकियत या परगना? तो यहाँ पर परगना जो था एक प्रशासनिक जो प्रमंडल है वो था, क्योंकि यहाँ पर सूबा, प्रांत को सूबा कहा था। मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था, जिले को सरकार कहा जाता था और जो महाल थे वो परगने थे और गांव, इस प्रकार की इकाई थी। और पेशकश की अगर बात करें, पेशकश मुगल काल में तो बादशाह को दी जाने वाली जो धनराशि थी उसे पेशकश कहा जाता, जो बादशाह को दी जाती थी। और जागीर एक जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं, जागीर एक जमीन का टुकड़ा। और जो मिल्कियत है, मिल्कियत जमींदारों की अपनी व्यक्तिगत भूमि या फिर जो व्यक्तिगत जो संपत्ति थी वो मलकियत कहलाती थी। जमींदारों की स्वयं की निजी जो भूमि थी वो मलकियत कहलाती थी। परगना यहाँ पर मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेदों के रूप में जाता है, यानी तमिल वेदों में गिना जाता है, तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तोंद्रा डिपोडी, कई काल अम्मियर तवरम या नलियार दिव्य प्रबंधम? अलवार संतों का एक मुख्य संकलन जो तमिल वेद के नाम से जाना जाता है वो है यहाँ पर नलियार दिव्य प्रबंध जो है ये सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो यहाँ पर पूछा है जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा राजवंश, राठौड़ राजवंश, परमार राजवंश या चौहान? तो यहाँ पर कछवाहा राजवंश से थी
जहांगीर की जो माता थी कछवाहा राजवंश से थी। माता कौन थी? माता थी आमेर के भारमल, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। नाम था हरका बाई, जिसने मुगलों ने मरियम उजमानी के नाम से, जो हरका बाई थी उसके पुत्र थे जहांगीर। ये कछवाहा शासक है, भारमल की पुत्री थी। और राठौड़ों में अगर बात करें, राठौड़ों में अगर मुगलों से वैवाहिक संबंध की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ जो हैं उनमें मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जोधाबाई, जोधाबाई जोधाबाई जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और एक राजकुमारी जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। राजकुमारी जो थी वो कल्याणमल की पोती और राय सिंह की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये सतारा के बारे में, अवध के बारे में, झांसी के बारे में या नागपुर के बारे में, किसके बारे में कहा था? यह फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो ये अवध के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो एक व्यक्तिगत सिद्धांत यानी गौ निषेध प्रथा जो चलाई थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। उसके तहत अवध को इन्होंने 1856 में कुशासन के आरोप में मिलाया था। और सतारा को 1848 में अंग्रेजी प्रशासन में मिलाया था। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, यानी सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध को कुशासन को आरोप में 1856 में मिलाया था। यानी सतारा, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, और बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, उसके बाद झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। इस प्रकार ये जो हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिलाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए 14 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी? संविधान संशोधन बताना है जिसमें मताधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान संशोधन 59, 61, 63 या 71 में किस संविधान संशोधन के तहत है? तो संविधान संशोधन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और संविधान संशोधन 59 की बात करें, संविधान संशोधन जो 59 है वो 1988 में हुआ था, और ये 61 वाला जो हुआ था ये 1989 में हुआ था। 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ था 61वां, और जो 59वां है ये 1988 में हुआ था। आंतरिक अशांति की स्थिति को आपातकाल जो अधिकार है उसके तहत है, ये 59वां था जो आंतरिक अशांति पर आपातकाल लगाया जा सकता है, ये संविधान संशोधन 59 के तहत हुआ था। और 63वां जो संविधान संशोधन है ये 1990 में हुआ था, जो धारा 356 है उसमें संशोधन किया गया था और धारा 359A को हटाया गया था। 356 में संशोधन जो है 63वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था जो 1990 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था, जो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जो 3 भाषाएं हैं इसको ऐसे याद कर सकते, नमक मिलाया गया था 3 भाषाओं के रूप में, नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। 8वीं अनुसूची में नमक मिलाया गया, यानी 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? प्रस्तावना की विशेषता नहीं है पूछा यहाँ पर, पथ निरपेक्षता,
संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता तो विशेषता नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विशेषता नहीं है वो है संघीय शासन की जो है ये विशेषता नहीं है। और उसके अलावा पथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो यहाँ पर जो प्रस्तावना में जो विशेषताएं दी गई हैं वो इस प्रकार हैं कि समाजवादी, पथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। और न्याय की अगर बात करें तो न्याय जो है वो 3 प्रकार से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और समानता की अगर बात आती है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में। और जो पथ निरपेक्षता शब्द है, पथ निरपेक्षता जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में जो हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, के एम मुंशी को, ए एन सिन्हा को या एच सी मुखर्जी को? किसे बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का उपाध्यक्ष जो है वो एच सी मुखर्जी को जो उपाध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ पर के एम जो मुंशी है इनको संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। और ए एन सिन्हा जो है, ए एन सिन्हा जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी कहा जाता है, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, स्थायी राजेंद्र प्रसाद को, और जो सचिव बनाए गए थे वो के एम मुंशी बनाए गए थे, और मुखर्जी को यहाँ उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता पूछा जाता है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम अधिवक्ता के रूप में, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव, जिसे बेनेगल नरसिम्हा राव कहते हैं, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार तो यहाँ 224 क, 290 क, 300 क या 312। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में आता था और इसे हटाकर ये अनुच्छेद जो है वो किस में कर दिया गया था? अनुच्छेद 300 क के तहत इसे जो है संपत्ति के अधिकार में परिवर्तित किया गया था 300 क में। उसके अलावा यहाँ पर 224 क दिया गया है तो 224 ये उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। 290 क दिया गया है ये देवस्व निधियों को वार्षिक संपत्ति यानी जो मंदिर हैं उनको वार्षिक जो अनुदान दिए जाते हैं उससे संबंधित हैं। और 312 जो क है ये कुछ सेवाओं के अधिकारियों को सेवा शर्तों में परिवर्तन संसद कर सकती है, ये इससे संबंधित 312 है। और 300 क जो है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बालकों 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के तहत है। ये बालकों की शिक्षा के अवसर 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का संविधान संशोधन किया गया था। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। और 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिसके तहत ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51(1) के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और भाग 9A के तहत अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी जोड़े गए थे। और शहरी स्थानीय स्वशासन में 18 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए। 81वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 2000 में, सन 2000 में हुआ था। ये
जो है वो अनुच्छेद 16(4)(20) में SC/ST के आरक्षण से संबंधित हैं। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2004 में हुआ था। ये दल विरोधी कानून से संबंधित है। ये अनुसूची 10 जो है इसमें धारा 3 को खत्म किया गया था और मंत्रिमंडल की जो संख्या का निर्धारण है ये भी 91वें संविधान संशोधन 2004 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो यहाँ पर संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ए और बी दोनों, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर संसद के मनोनीत सदस्य। यहाँ ऑप्शन के आधार पर मनोनीत दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। और निर्वाचन मंडल ये है अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66 में है, जिसमें संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 143, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 140 या अनुच्छेद 145 किसके तहत है? तो अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 143 के तहत है। और अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक जो शक्तियां हैं वो बताई गई हैं, और अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? भाग में पूछा है, भाग पूछा है, तो यहाँ पर जो शहरी स्थानीय शासन जो भाग है संविधान के वो 8 में, 9 क में, 11 में या 10 क में? तो यहाँ पर 9 क में जो शहरी स्थानीय शासन है ये भाग 9 क में है। और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो हैं ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 243 पी से लेकर 243 जड जी तक है, या फिर हिंदी में कहें तो 243 त से लेकर 243 है तक है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन में अनुच्छेद ये भाग 9 क में जोड़े गए थे। 18 विषय थे इसमें, और इससे संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, या फिर यूं कहें कि 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची 8वां भाग अनुसूची ने 8वां भाग जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और 11वां भाग जो है, 11वां भाग संविधान का वो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को वर्णित किया गया है। और 10 क के तहत भाग 10 क में SC/ST से संबंधित प्रावधान जो है वो है। भाग 9 क में शहरी स्थानीय शासन है। उसके अलावा जो भाग 9 है, भाग 9 में जो है वो ग्रामीण स्वशासन है। ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़े गए थे। ये 11वीं अनुसूची से संबंधित था ग्रामीण स्वशासन, और उसमें 29 विषय थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? महिला सदस्य पूछा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिला सदस्य अनिवार्य पूछा है। 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो है वो 2 महिलाएं होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये 2005 में, और स्थापना इसकी 2007 में हुई थी। और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 6 सदस्य होते हैं, और इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिला होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है ये? तो यहाँ पर जो किसकी सलाह पर कार्य करता है तो ये उपराष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो जगदीप धनखड़ हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में वर्णित है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में अपने में से ही बहुमत के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित हैं और राज्यपाल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। प्रथम जो राज्यपाल हुए थे गुरुमुख निहाल सिंह हुए थे। वर्तमान में हरिभाऊ बागड़े जो हैं वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह आंतरिक ग्रहों का समूह है? तो यहाँ पर आंतरिक ग्रहों का समूह सही बताना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि यहाँ पर आंतरिक ग्रहों का समूह बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी में जो शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल ये जो हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रहों की अगर बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और बुध ग्रह की अगर बात करें, बुध ग्रह को मरकरी भी कहा जाता है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और बुध ग्रह सूर्य के चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। यानी सूर्य बुध ग्रह का परिक्रमण जो काल है वो 88 दिन है। और शुक्र ग्रह की अगर बात करें, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ये शुक्र ग्रह है और इसका सूर्योदय जो है वो पश्चिमी दिशा में होता है। पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की अगर बात करें, मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी के समान इसमें ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। शनि ग्रह की अगर बात करें, शनि ग्रह आकार का दूसरा बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह पूछे जाते हैं जिसे टिटोन के नाम से और फोबे के नाम से। यानी टिटोन जो है वो शनि का उपग्रह है और दूसरा एक फोबे जो है वो शनि का एक उपग्रह है। इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति बतानी है। अक्षांश देशांतर के संबंध में बताना है। तो यहाँ पर सही अभिव्यक्ति बतानी है। तो यहाँ पर 87 डिग्री उत्तर से 197 पूर्व, 56 डिग्री उत्तर से 91 डिग्री दक्षिण, 101 पूर्व से 192 डिग्री पश्चिम, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व है। अक्षांश देशांतर के मध्य सही अभिव्यक्ति बतानी है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी में जो दिया है 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषुव संबंधित है। तो यहाँ विषुव संबंधित है 21 मार्च से, 29 फरवरी से, 22 दिसंबर से या 21 जून से। ये विषुव का पूछा है। यहाँ पर सही आंसर होगा जो 21 मार्च जो है, 21 मार्च को विषुव। और वर्ष में 2 बार ये होते हैं। जो 21 मार्च को होता है ये बसंत विषुव कहलाता है। 21 मार्च को जो होता है ये बसंत विषुव कहलाता है और 23 सितंबर को जो होता है वो शरद विषुव कहलाता है। इसमें
जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है और शरद विषुव में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और यहाँ पर जो दिया है 22 दिसंबर 22 दिसंबर जो है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। और 21 जून जो दिया है 21 जून की अगर बात करें तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में पूछा है तो यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या पूर्वी घाट है। तो कौन सा है जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। जो है अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विंध्याचल की अगर बात करें, विंध्याचल जो पर्वतमाला है ये सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में और अरावली के पूर्व में स्थित है। और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में होगी। और पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली होगा और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो यहाँ पर अंतर्जनित बलों से संबंधित बताना है तो यहाँ पवन, हिमनद और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूसंकलन या भूकंप, भूकंप भूसंकलन और नदी, हिमनद समुद्री तरंग और नदी। तो यहाँ सही आंसर जो है वो है ज्वालामुखी। भूसंकलन और भूकंप जो है ये अंतर्जनित बल होते हैं, यानी भूमि के अंदर होने वाले, अंदर उत्पन्न होने वाले जो बल हैं ये अंतर्जनित बल हो गए, ज्वालामुखी, भूसंकलन और भूकंप। यहाँ पर पवन दिया है नाम, पवन जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और एक नाम दिया है हिमनद। हिमनद की अगर बात करें जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, ये पृथ्वी की सतह पर जो गतिशील बर्फ की परतें होती हैं ये हिमनद होती हैं या ग्लेशियर जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल 1947 में पूछे हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जनरल जो हैं डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.सी. बनर्जी, R.E.M. व्हीलर, सर जॉन मार्शल। कौन थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है 1947 में R.E.M. व्हीलर, यानी व्हीलर जो थे वो स्वतंत्रता के समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और यहाँ नाम दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कई बार पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक, पहले महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और यहाँ नाम दिया है R.C. बनर्जी। R.C. बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया था और जॉन मार्शल के साथ इन्होंने काम किया था। और जॉन मार्शल यहाँ नाम दिया है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे ये 1902 में 1902 से 1928 तक ये जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे। 1992 में रहे थे, ये सर्वप्रथम रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1947 में व्हीलर जो है वो महानिदेशक रहे थे और बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण या फिर एक बामना एवं क्षत्रियों के द्रप को हनन करने वाला बताया? सातवाहन शासक का नाम बताना है जिसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्रप का हनन करने वाला बताया था। तो यहाँ पर सातकर्णी प्रथम, शिव स्कंद सातकर्णी, शिमुक या फिर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तो यहाँ इसे प्रश्न में बोनस दिया गया। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो शिमुक था, शिमुक नाम दिया गया यहाँ पर। शिमुक जो था
ये सातवाहन वंश का संस्थापक था, जिसने कणव नरेश सुशर्मा को पराजित किया था। और एक नाम दिया है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये क्षहरात वंश के जो शासक नैपान थे उसको पराजित किया था। ये नैपान को इसने पराजित किया था। और सिमुक है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश में प्रभावित होती है? तो यहाँ पर 8 डिग्री उत्तर में, 15 डिग्री उत्तर में, 27 डिग्री उत्तर में या 37 डिग्री उत्तर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो 15 डिग्री उत्तर में दिया है ये सही आंसर होगा कि अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा चलती है ये 15 डिग्री उत्तर में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम बताना है। इस प्रश्न में भी बोनस दिया गया। यहाँ पर जो सही क्रम बताना था इसमें भी कौन सा क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनका पूछा है, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। तो नदियां दी गई है मेनाल, कोठारी, बेड़च, जोजड़ी, बेड़च, मेनाल, कोठारी, सोम और रूपारेल, जोजड़ी, बांडी और जमाई। तो अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी में जो जोजड़ी, बांडी और जवाई जो दी हैं, जोजड़ी, बांडी और जवाई अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो लूणी, जिसकी जोजड़ी ये सहायक नदी है, जवाई सहायक नदी है, और मुख्य नदियों में लूणी, माही और साबरमती और बनास है। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां वो चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र से जुड़ी है। और आंतरिक प्रवाह में घग्गर, मेंथा, साबी, काकनिय, रूपनगढ़ और कांतली ये राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब यहाँ एक एक को देखें तो मेनाल जो है, मेनाल, कोठारी और बेड़च ये तीनों ही जो हैं ये बनास की सहायक नदियां हैं। तो बनास जो है, तो बनास बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। और यहाँ पर जोजड़ी दिया हुआ है, जोजड़ी जो है ये लूणी का सहायक हो गया, बेड़च बनास की हो गई। और उसके अलावा सोम दिया हुआ है, सोम जो है ये मई की सहायक नदी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। और एक कांतली नहीं, यहाँ पर जो रूपारेल जो है ये आंतरिक प्रवाह का हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य और वन्य जीव को सम्मिलित करना है। अभ्यारण्य और वन्य जीव को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अमरूद जो उद्यान है ये गोडावन राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जो जैसलमेर में है उसमें गोडावन पाए जाते हैं। टोडगर रावली जो है, टोडगर रावली में तेंदुए और जरख पाए जाते हैं, तेंदुए पाए जाते हैं इसमें। सीता माता जो अभ्यारण्य है उसमें उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। और माउंट आबू जो है उसमें रींछ और जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। उनके अलावा भी अगर अन्य अभ्यारण्यों की बात करें तो सरिस्का में हरे कबूतर पाए जाते हैं, ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं, कुंभलगढ़ में भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है, जवाहर सागर को घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहा जाता है, रामगढ़ विषधारी को पाइथन या अजगर पाए जाते हैं, जमुआ रामगढ़ में नीलगाय और लंगूर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज और इसका उपभोग बताना है। खनिज और उपभोग भी क्या उपयोग किए जाते हैं खनिज में। सीसा जस्ता जो है,
सीसा जस्ता का क्या उपयोग किया जाता है? तांबा, जिप्सम और वोलेस्टाइन, इसका उपयोग बताना है। सीसा जस्ता का उपयोग जो है वो बैटरी अमल में किया जाता है। बैटरी अमल के निर्माण में सीसा जस्ता काम में लिया जाता है। तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। और जिप्सम का जो उपयोग है वो उर्वरक बनाने में काम में लिया जाता है। वोलेस्टाइन का जो प्रयोग है वो सिरेमिक उद्योग में काम लिया जाता है। अगला प्रश्न, उसके अलावा अगर खनिजों में अगर बात करें टंगस्टन की, तो विद्युत बल्ब और एक्स-रे ट्यूब बनाने में टंगस्टन का प्रयोग होता है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर और कांच बनाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है। अब्रक की अगर बात करें तो अब्रक ताप भट्टियों में और वायुयान में भी अब्रक का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। फेल्सपार की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्सपार का प्रयोग होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट निर्माण के लिए होता है। तांबड़ा या ग्रेनाइट की बात करें तो इसे आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछा है, तो यहाँ जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है ये जयपुर में है। और यहाँ पर जयपुर जो मंडल है उसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर आते हैं। और ये कोटा जो है, कोटा राजस्थान में पश्चिमी जोन यानी पश्चिमी जो मध्य जोन है उसमें आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। अगला प्रश्न है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु के बारे में पूछा है, तो 30 जनवरी 1528 है, 30 जुलाई 1527 है, 28 अगस्त 1529 है और 29 नवंबर 1530 है। राणा सांगा की मृत्यु के बारे में पूछा है, तो ये हुई थी 30 जनवरी 1528 को हुई थी। ये कालपी उत्तर प्रदेश में हुई थी और सहयोगियों द्वारा विष दिए जाने के कारण है वो राणा सांगा की मृत्यु हुई, ना कि युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। और ये जो राणा सांगा के बारे में जो अगर बात करें तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी से इनकी खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में और बाडी का युद्ध हुआ था 1518 में। 17 में खातौली का और 1518 में बाडी का, दोनों में ही इब्राहिम लोदी से जो राणा सांगा है वो विजय हुए थे। और बाबर के साथ इनका बयाना में युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, जिसमें राणा सांगा विजय हुए थे। और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पीपाजी, अचलनाथ जी, जाम्बो जी या रामानंद जी। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जाम्बो जी थे। और उसके अलावा यहाँ पर संप्रदायों की अगर बात करें तो संप्रदायों में पार्श्वनाथ जो संप्रदाय था ये लकुलिश के द्वारा, नाथ संप्रदाय था मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा, और रामानंद के द्वारा जो रामानंदी संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा, रामसनेही संप्रदाय रामचरण के द्वारा, अलिखिया संप्रदाय लालगिरी के द्वारा और गुदर संप्रदाय संतदास के द्वारा। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप का संपादक किसने किया था? तो यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, रामाकृष्ण वर्मा के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा या रामलाल ओझा के द्वारा। तो यहाँ सही आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार के लिए प्रताप संपादक समाचार पत्र का संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। ये कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में माणिक्यलाल वर्मा नाम दिया है। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था 1943 से लेकर 1941 तक का नेतृत्व जो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान एकीकरण के
प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना, यानी मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ तारीखें दी गई है 30 मार्च 1948 से 18 मार्च 1948 से 11 नवंबर 1950 और 28 मार्च 1949। तो यहाँ पर प्रथम चरण मत्स्य संघ का पूछा है, तो यहाँ सही आंसर जो है वो होगा, सही आंसर है यहाँ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। इसको याद करने के लिए जो एकीकरण को इसको एक क्रम में याद रख सकते हैं जिससे सातों क्रम याद हों। मत पूर्व में संयुक्त थे, मत पूर्व में संयुक्त थे, वृद्ध और संयुक्त वृद्ध मिलकर संघ बना राजस्थान। उसके बाद इसके नीचे लगा सकते हो आप जो 18 25 18 और 30 15 26 1 है। उसके बाद महीनों का क्रम लगा लेना भी, मार्च अप्रैल और मार्च मई और जनवरी और नवंबर। 48 में 3 हुए थे मध्य पूर्व में संयुक्त वाले, और 49 में 2 वृद्ध और संयुक्त वृद्ध, और जो राजस्थान संघ का निर्माण था 1950 और राजस्थान वर्तमान राजस्थान 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान में कहाँ हुई थी? भीनमाल में, रायपुर में, अलवर में या वर्धा में? तो कहाँ हुई थी? तो ये वर्धा में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा। अगला प्रश्न है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण जो है किस शासक के काल में होता है? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा और राव जूडा। किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। और बप्पा रावल की अगर बात करें तो बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था और नागदा को बसाया था बप्पा रावल ने। राणा सांगा की अगर बात करें, राणा सांगा इतिहास में युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। खातौली का युद्ध 1517 में, बाड़ी का 1518 में, गागरोन का 1519 में, बयाना का 1527 में, खानवा का 1527 में, ये युद्ध राणा सांगा द्वारा लड़े गए थे। राव चूड़ा की अगर बात करें, राव चूड़ा ये अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से सशर्त विवाह करता है, जिसके तहत मोकल जो है वो राजा बनाए जाते हैं। इनके पुत्र हंसाबाई के पुत्र मोकल को राजा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित हैं? तो यहाँ पर ज्योतिष से, अर्थशास्त्र से, राजनीति से या सैन्य प्रशासन से? स्वाई जयसिंह द्वारा लिखी गई जयसिंह कारिका जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है जयसिंह कारिका, स्वाई जयसिंह द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है पिछवाई चित्रांकन, पिछवाई जो चित्रांकन है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर किशनगढ़ चित्रकला से, बीकानेर चित्रकला शैली से, अलवर चित्रकला शैली से या नाथद्वारा चित्रकला शैली से? पिछवाई चित्रांकन का पूछा है तो यहाँ पर नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है पिछवाई चित्रांकन। और नाथद्वारा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है वो राज सिंह के समय में माना जाता है। और महिला चित्रकार का पूछा जाता है कई बार, नाथद्वारा की महिला चित्रकारों, नाथद्वारा चित्रकला शैली की महिला चित्रकार कमला और इलायची थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली की अगर बात करें तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित बनी ठनी का चित्र जो सावंत सिंह के समय में या नागरिक दास जिसे कहा जाता है। बीकानेर जो चित्रकला शैली है, बीकानेर चित्रकला शैली इसके समय में भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए थे। और अनूप सिंह का जो समय है ये अनूप सिंह के समय स्वर्णकाल माना जाता है बीकानेर शैली का। और बीकानेर के जो चित्रकार थे वो उस्ताद कहलाए थे। अलवर चित्रकला शैली की बात करें, अलवर चित्रकला शैली शेख सादी की गुलदस्ता में के जो चित्र हैं, शेख सादी की गुलिस्ता के जो चित्र हैं ये अलवर शैली से संबंधित हैं। और अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बनाए गए थे।
और विनय सिंह का जो काल है वो अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल राज सिंह के समय में माना जाता है। अगला प्रश्न, रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो यहाँ पर मालवी की, बागड़ी की, हाड़ौती की या शेखावाटी की। रागड़ी और निम्बाड़ी, यहाँ पर रागड़ी और निम्बाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। और उपबोलियों की बात करें तो यहाँ पर मालवी की उपबोलियों में मालवी बोली जो है ये प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है। और उपबोलियों में सोडावाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवाटी, रागड़ी, निम्बाड़ी। उसके अलावा बागड़ी बोली की अगर बात करें, वागड़ी की उपबोली यहाँ पर बिल्लों की बोली, यानी बागड़ी की जो बोली है बिल्लों की बोली जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, बागड़ी। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती बोली जो है वो कोटा बूंदी बाना झालावाड़ में बोली जाती है। और हाड़ौती बोली में जो वंश भास्कर जो है सूर्यमन मिश्र के द्वारा हाड़ौती बोली में लिखा गया। शेखावाटी की बात करें तो चूरू झुंझुनू शिखर में। और ये मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी, ये मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी। अगला प्रश्न है, कौन बागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती थी? बागड़ की मीरा के नाम से मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई। बागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई को जाना जाता है। और मीराबाई की बात आती है तो मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है। जन्म इनका कुड़की में हुआ था और इनकी रचना पदावली कहलाती है, पदावली की रचना की थी। कालीबाई की बात आए तो कालीबाई ये डूंगरपुर के रास्तापाल की एक भील बालिका थी कालीबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं पूछा है यहाँ पर। बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना या शिक्षण शिष्टाचार यहाँ पर तो नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी में जो दिया है शिक्षण शिष्टाचार, यही जो है ये सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। यहाँ दोबारा देखते हैं, बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व बताना है। तो यहाँ पर समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता। ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है कि ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। समय और परिश्रम की बचत करना, विषय वस्तु की स्पष्टता। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। परिभाषा दी, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई? ये कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा या सामाजिक अध्ययन आयोग यूएसए रिपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ से ये आंसर जो होगा वो होगा कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से हैं जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? ब्रिटेन में, यूएसए में या फ्रांस में या जर्मनी में? तो सही आंसर यहाँ पर किस देश में सूचना तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर दो देशों का नाम बताया है। यहाँ ऑप्शन ए में ब्रिटेन और यूएसए जो है यहाँ पर सूचना तकनीकी का सबसे पहले उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है एक अच्छे मूल्यांकन में कौन मापदंड सही नहीं है पूछा है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है तो व्यक्तिपरकता नहीं होगा। उसके अलावा मूल्यांकन की विशेषताओं में यहाँ पर वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता
और विभेदकारिता जिसमें वर्गीकरण किया जा सकता हो, और व्यापकता जो किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। यानी यहाँ पर इनके अलावा व्यापकता और विभेदीकरण भी होंगे, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के अलावा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य पूछा है। तो सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो मूल्य दिए गए हैं ये सभी मूल्य सामाजिक विज्ञान शिक्षण के हैं। अगला प्रश्न है संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। संकलात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त है पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांक मूल्यांकन में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। तो यहाँ सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी में। यहाँ पर संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त बताना है, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी में यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है पूछा है। यहाँ पर इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल या मनोविज्ञान। सामाजिक विज्ञान का उच्च प्राथमिक स्तर पर तो मनोविज्ञान तो है नहीं, और उसके अलावा यहाँ पर दिए गए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहाँ उसके अलावा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है तो परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना या प्रत्यास्मरण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो स्थापित करना है वो सही आंसर होगा। शिक्षण में अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है स्थापित करना। अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी के मुख्य घटक। सूचना तकनीकी के मुख्य घटक यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी जो हैं सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता। अगला प्रश्न है कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रभावित होती है। स्थायी पवनें पूछा है 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के जिक्र हुआ है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पछुआ पवनें जो हैं, पछुआ पवनें सही आंसर होगा। और स्थायी पवनें यानी पवनें 3 प्रकार की होती है। यहाँ स्थायी पवनें का पूछा है लेकिन पवनें 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनों के प्रकार जो हैं या जो स्थायी पवनें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें यहाँ पर जो आंसर दिया गया है पछुआ पवनें जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है, पछुआ पवनें कहलाती है। और दूसरी होती है व्यापारिक पवनें जो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। और तीसरी होती है ध्रुवीय पवनें जो 65 डिग्री से ध्रुव की तरफ या ध्रुवों तक जो 65 डिग्री से ध्रुव तक जो चलती हैं वो होती हैं ध्रुवीय पवनें। तो यहाँ पर यदि पूछा यही है कि यहाँ 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यहाँ पछुआ पवनें हो गया। और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अगर पूछा, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो 0 डिग्री या 5 डिग्री से अक्षांशों से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो चलती हैं। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अगर बात करें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्वी यहाँ पर तो ये भी व्यापारिक पवनें हैं जो सेम 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलेगी। अगला प्रश्न है विली विलीज चक्रवात
कहाँ उत्पन्न होते हैं? विली विली चक्रवात जो हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में कहाँ चलते हैं विली विलीज चक्रवात? तो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये विली विलीज चक्रवात चलते हैं। और प्रशांत महासागर की अगर बात करें, प्रशांत महासागर में या फिर जो दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर है, उसमें टाइफून नाम के चक्रवात चलते हैं। और अटलांटिक की अगर बात करें, अटलांटिक महासागर में तो ये हरिकेन उत्तरी अटलांटिक में चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन नाम से जो चक्रवात हैं, हरिकेन नाम के चक्रवात हैं जो पूर्वी प्रशांत महासागर में भी चलते हैं। और पूर्वी प्रशांत महासागर के अलावा यहाँ पर प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो टाइफून नाम के चक्रवात चलते हैं। और हिंद महासागर में अगर बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं धाराओं का पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन में दिया है ब्राजीलियन धारा, बेगुएला धारा, ओयासिबो धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा जो पहला और दूसरा जो दिया है ब्राजीलियन और बेगुएला, ये दोनों जो धाराएं हैं ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। और जो बेगुएला है वो एक ठंडी जलधारा है और ब्राजीलियन जो है वो एक गर्म जलधारा है। गर्म जल धाराओं में दक्षिण अटलांटिक महासागरों में गिनी तट धारा और ब्राजीलियन ये गर्म जल धाराएं हैं। और दक्षिण अटलांटिक में बेगुएला के अलावा जो फॉकलैंड हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। ओयासिबो जो धारा है, ओयासिबो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल धारा है। और उसके अलावा कैलिफोर्निया जो है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। गर्म धाराओं में उत्तरी प्रशांत महासागर की अलास्का और कोयोर्शियो जो हैं वो गर्म जल धाराएं हैं। और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक की है। यहाँ पर ये उत्तरी अटलांटिक की जो धारा है वो गल्फ स्ट्रीम है, गर्म धारा है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गर्म में तो गल्फ पहन लो, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक की। उसके अलावा फ्लोरिडा जो है वो एक गर्म जल धारा है। और उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धाराओं की बात करें तो लेब्राडोर और कैनारी जो है वो उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धाराएं हैं, लेब्राडोर और कैनारी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित हैं। कहाँ स्थित है ये? हिमाद्री व हिमाचल के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य, शिवालिक के दक्षिणी भाग में और हिमाद्री के उत्तरी भाग में। तो यहाँ देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून है। तो यहाँ पर जो हिमालय व शिवालिक के जो मध्य जो है वो दून घाटियाँ हैं। तो यहाँ पर देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित हैं। और बात करें हिमाद्री की, हिमाद्री जो है वो वृद्ध हिमालय या जिसे आंतरिक हिमालय कहा जाता है या हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो हिमाद्री कहलाती हैं, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक की बात करें, शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी जो है वो हिमालय, उत्तरी हिमाद्री है, दक्षिणी शिवालिक है। और हिमाद्री और हिमालय के मध्य जो है वो लघु हिमालय आता है जो हिमाचल कहलाता है। और शिवालिक के दक्षिणी भागों में विशाल मैदान है जो इंडो गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे रीट 2022 के जो 4th शिफ्ट में L2 का पेपर हुआ था, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे। धन्यवाद।